दोस्तों, हमारी आज की कहानी 2008 में रिलीज हुई एक दिलचस्प अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा है। ये उन ऐतिहासिक फिल्मों में से एक है जिनके सस्पेंस ने हर किसी को दंग कर दिया। और तो और लोगों ने इसे इतना प्यार दिया कि फिल्म मेकर्स के ऊपर न सिर्फ पैसों की बरसात हुई बल्कि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल अवार्ड्स की झड़ी लग गई। मूवी का नाम है ग्रैंड टोरिनो और इसकी 8.1 की जबरदस्त IMDb रेटिंग ये बताती है कि आखिर ये कहानी कितनी अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का। कहानी की शुरुआत एक चर्च से होती है जहाँ पर बुजुर्ग वॉल्ट की पत्नी डोरा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है और यहाँ वॉल्ट अपनी पत्नी की याद में काफी दुखी था। इस अंतिम विदाई में वॉल्ट का पूरा परिवार शुमार था, जिसमें उनके दोनों बेटे मिच और स्टीव के साथ उनकी पत्नियां और वॉल्ट के पोते पोतियां भी थे। आमतौर पर कई बुजुर्ग दादाजी अपने पोते पोतियों को देखने के बाद काफी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ वॉल्ट को उन्हें देखकर और गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनमें से किसी को भी तमीज नहीं थी। उन्हें ना तो सही से कपड़े पहनने का तरीका पता था और ना ही कहाँ पर कैसे उठना बैठना चाहिए उसका लिहाज था। कहने को तो वो अपनी दादी के अंतिम संस्कार में आए थे, पर उनके लिए मानो ये कोई पिकनिक स्पॉट हो। वो कहीं ना कहीं ये सब करके अपने दादी जी की बेइज्जती कर रहे थे, जिससे वॉल्ट काफी नाराज होता है। उसे अपने बेटों पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सही मैनर्स नहीं सिखाए थे। इधर वॉल्ट के दोनों बेटे मिच और स्टीव की भी अपने पिता से खासी बनती नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो उनके सामने जिंदगी की सारी खुशियां ही लाकर क्यों ना रख दें, मगर वो हमेशा उनसे नाखुश ही रहेंगे। वॉल्ट भी स्वभाव का बहुत ही सख्त मिजाज का था। उसे किसी पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं था। अगर किसी को वो अपना समझता था तो वो थी उसकी पत्नी डोरा, जो अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। वॉल्ट अब पूरी तरीके से अकेला हो चुका था और अपनी पत्नी की कमी उसे साफ साफ खल रही थी। यहाँ से सभी लोग अब वॉल्ट के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर डोरा की याद में एक छोटी सी दावत रखी गई थी। मगर वॉल्ट को अपने घर पर इतनी भीड़ भाड़ बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। खास तौर पर उसके पोते जिस तरह की शैतानियां कर रहे थे और उसके सामानों की छेड़खानी कर रहे थे, ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसीलिए अपनी कुर्सी निकालकर अपने डॉगी डेजी के साथ वॉल्ट बाहर निकलकर शांति से बैठ जाता है। इसी दौरान उसकी नजर पड़ोस के घर पर पड़ती है, जहां एक नई कोरियन फैमिली रहने के लिए आई होती है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ समय पहले उस घर में एक अमेरिकी परिवार रहता था, लेकिन उनके खाली करने के बाद अब यहाँ पर साउथ एशियन परिवार आकर रहने लगा है। वॉल्ट उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन एक बात अच्छे से जानता था कि उस इलाके में जितने भी गुंडे और गैंगस्टर्स हैं, उसमें से अधिकतर साउथ एशियंस ही भरे हुए हैं। अचानक उसे गैराज से आवाज आती है और जब वो अंदर जाता है तो अपनी पोती एशले को देखता है, जो वहाँ चोरी छुपे सिगरेट पी रही होती है। वॉल्ट उससे पूछता है कि वो उसके गैराज में यहाँ क्या कर रही है, जिस पर एशले कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी स्मोकिंग करने के लिए आई थी। ये सुनकर वॉल्ट चिढ़ जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पोते पोतियां इतने बदतमीज निकलेंगे। एशले की नजर किनारे पर खड़ी वॉल्ट की सबसे मनपसंद कार ग्रैंड टोरिनो पर जाती है और इसे देखकर वो अपने दादाजी से उसे ड्राइव करने के लिए मांगती है। वॉल्ट इसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो गाड़ी उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। तब एशले कहती है कि कोई बात नहीं, आप कितने दिन ही जिंदा रहेंगे, आपके मरने के बाद तो ये मेरी हो जाएगी। ये सुनकर वॉल्ट को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका नया कोरियन पड़ोसी थाओ होता है, जो यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मांगने आया था। पर वॉल्ट उसकी शक्ल देखकर ही भड़ककर दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वॉल्ट से मिलने चर्च का फादर जेनोविच आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी डोरा हमेशा मुझसे मिलने के लिए आया करती थी। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम ईश्वर के सामने अपना सब कुछ कन्फेस करो। तुम्हें जो सही लगता है वो सारा कन्फेशन करो। इससे तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति भी मिलेगी और तुम्हारा दिल भी हल्का होगा। मगर वॉल्ट ठहरा एक नास्तिक आदमी, उसे कहाँ ईश्वर पर विश्वास था। वो फादर जेनोविच को समझाता है कि उसे इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। फिर धीरे धीरे उसका घर खाली होने लगता है। सारे रिश्ते नातेदार वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बच्चे भी जा रहे थे। वॉल्ट उनके पास जापानी कार देखता है और ये देखकर भी वो नाराज हो जाता है क्योंकि उसके मुताबिक उसके बच्चों को फोर्ड की गाड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी फोर्ड कंपनी में ही काम किया था और उसे लगता है कि फोर्ड से अच्छी दूसरी कोई गाड़ी नहीं है। मगर वॉल्ट के बच्चे अपने पिता की इस सलाह को नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं। वॉल्ट दोबारा से अपने कामकाज में लग जाता है और उसकी नजर पड़ोस में मौजूद उस कोरियन परिवार के ऊपर जाती है। उनके घर में धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही थी और वो सभी घर में आए नन्हे मेहमान की खुशी का जश्न मना रहे थे।
हालांकि वॉल्ट को उनके चिल्लाने और इस तरह बात करने का तौर तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ घंटे बाद चर्च के फादर जेनोविच दोबारा से वॉल्ट के पास आते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि कुछ भी करके वो अपना कन्फेशन करें, लेकिन वॉल्ट इस बार भी उनसे साफ साफ मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम थाओ को देखते हैं जो कुछ किताबें लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच वहाँ कुछ अमेरिकी लड़के आ जाते हैं और थाओ को जबरदस्ती परेशान करने लगते हैं क्योंकि उन्हें कोरियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो थाओ को मारने ही वाले होते हैं कि अचानक एक और गैंग वहाँ आ जाती है और ये कोरियन गैंग थी जिसे स्पाइडर नाम का एक लड़का चलाता था। वो किसी तरह से थाओ को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर चाहता है कि वो उसकी गैंग का मेंबर बन जाए, मगर थाओ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि वो यहाँ पर अपने परिवार का ख्याल रखने आया था, ना कि ये सब करने। लाखों बार समझाने के बावजूद भी स्पाइडर नहीं मानता और वो रोजाना थाओ के घर पहुंचकर उसे गैंग को ज्वाइन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे तंग आकर थाओ उसके गिरोह में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है। तभी स्पाइडर का एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह हमारे गिरोह में जगह नहीं मिलेगी, इसके लिए तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम वाकई में हमारी गैंग के मेंबर होने के लायक हो। एक काम करो, तुम सबसे पहले अपने पड़ोसी की ग्रैंड टोरिनो चुरा कर दिखाओ, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग पड़ोस में खड़ी उस गाड़ी को देखने लगते हैं और उसकी खूबसूरती को देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं। वहीं शाम को वॉल्ट बार में बैठकर अपने पुराने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वहाँ फादर जेनोविच पहुँचते हैं और वॉल्ट को दोबारा से कन्फेशन करने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। वॉल्ट जेनोविच को अपने बगल में बैठाता है और उससे कहता है कि देखिए, मैं हमेशा से खुदगर्ज इंसान रहा हूँ जिसने किसी के दम पर कुछ नहीं किया, और ना ही मैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद लगाए बैठा हूँ। यहाँ तक कि मुझे ना तो किसी से कोई शिकायत है और ना ही उम्मीद। बात रही कन्फेशन की, तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। हालांकि कोरिया में ड्यूटी के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, लेकिन मुझे हमेशा से सिखाया गया है कि जो काम मैंने किया है वो कहीं से गलत नहीं है, इसीलिए मुझे किसी चीज का मलाल नहीं है। और ये कहकर वॉल्ट वहाँ से अपने घर चला जाता है। रात में जब वॉल्ट गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी आधी रात में उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि कोई उसके गैराज में घुसा हुआ है। वॉल्ट बड़ी ही सावधानी से अपनी राइफल निकालता है, उसे लोड करता है और सीधे गैराज में चोर को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है, जहां उसे थाओ नजर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो थाओ को पकड़ता, अंधेरा होने की वजह से लड़खड़ाकर गिर जाता है और मौका देखकर थाओ वहां से भाग जाता है। वॉल्ट भी उठकर उसके पीछे पीछे भागता है। बाहर स्पाइडर और बाकी गैंग मेंबर्स थाओ की मदद करने के लिए गाड़ी में उसे बैठने के लिए कहते हैं, मगर वो उनके साथ ना जाकर वहाँ से निकल जाता है। सुबह वॉल्ट के पास उसके बड़े बेटे मिच का फोन आता है और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, पर वॉल्ट इतना सुनते ही फोन कट कर देता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके बेटे कितने मतलबी हैं। जब उन्हें काम पड़ता है तभी उन्हें अपने पिता की याद आती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और हम थाओ को अपनी बड़ी बहन सुई के साथ बाहर बैठे हुए देखते हैं। इसी बीच यहाँ स्पाइडर आ जाता है और थाओ से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर थाओ इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। तो गुस्से में स्पाइडर अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जबरन उठाकर ले जाने लगता है। ये मामला बिगड़ते देख थाओ के परिवार वाले अपने बेटे को बचाने के लिए बाहर आते हैं, मगर स्पाइडर और उसकी गैंग किसी की भी नहीं सुनती और उसे घसीटते घसीटते बाहर लेकर आते हैं। इसी दौरान झीना झपटी में स्पाइडर के लोग गलती से वॉल्ट की प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाते हैं और गार्डन में रखे उसके गमले तोड़ देते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने गमले थोड़ी ना तोड़े थे, उन्होंने तो सांप के बिल में हाथ डाल दिया था। जिसके बाद वॉल्ट अपनी बंदूक निकालकर उन लोगों की कनपटी पर लगा देता है और कहता है कि अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा निशाना आज तक नहीं चुका है। स्पाइडर के लोगों को लगता है कि वो बस एक बूढ़ा इंसान है, इसलिए उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर वॉल्ट उन्हें अपना असली कमाल दिखाते हुए कहता है कि जब मैं कोरिया में था तो तुम जैसे 5 फुट के कोरियंस को सैंडबैग समझकर मैं रोज मुक्के मारा करता था और आज भी मेरे हाथों में उतना ही दम है। क्या तुम लोग वो देखना चाहोगे? अगर अभी भी मेरी बात को हल्के में ले रहे हो तो जरा मुझे एक बार और बदतमीजी करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये सुनकर स्पाइडर और उसकी गैंग की सारी हैंकड़ी निकल जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। थाओ की जान बचाने के लिए उसके परिवार वाले वॉल्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ तक कि आसपास के कोरियन परिवार भी अब उसकी इज्जत करने लगे थे, उसे अपना हीरो मानने लगे थे। वो सभी वॉल्ट के घर के बाहर अपनी सभ्यता और प्रथाओं के अनुसार ढेर सारे फल फूल खाने पीने के सामान रखते थे, जो कि वॉल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और थाओ के परिवार के पास जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। आखिर में वो सभी एक बार फिर से उसका धन्यवाद करते हैं। यहाँ थाओ भी उस दिन की अपनी गलती के लिए वॉल्ट
वॉल्ट से माफी मांगता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ उसने स्पाइडर के लोगों के कहने पर किया था। थोड़ी देर बाद वॉल्ट से मिलने के लिए फादर जेनोविच एक बार फिर से आते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे पता चला कि रात में यहाँ कोई बवाल हो गया था और उसमें तुम्हारा भी हाथ था। वैसे तुम चाहते तो पुलिस को बुला सकते थे। इस पर वॉल्ट उन्हें बताता है कि मुझे आर्मी से यही सीखने को मिला है कि जब भी कभी मुसीबत आए तो खुद अपने दम पर रिएक्ट करो, क्योंकि मदद कब तक और कितनी देर में पहुंचेगी इसका पता नहीं रहता। वॉल्ट की बातें सुनकर फादर जेनोविच उससे कहते हैं कि अब आप सिविलियन हैं, यहाँ बहुत सारी पुरानी बातें आपको भूल जानी चाहिए, क्योंकि जब तक अपने दिमाग को युद्ध के बीच में फंसा कर रखोगे तब तक शांति नहीं पा सकोगे और यूं ही अपने आप से जूझते रहोगे। आज पहली बार वॉल्ट को जेनोविच की बातें सही लगती हैं और इसके लिए वो उसका धन्यवाद भी करता है, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि इतनी जल्दी वो अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भूल सकता। युद्ध के बुरे दौर में उसने क्या कुछ देखा ये सिर्फ वही समझ सकता है, कोई आम इंसान उसके काबिल नहीं। अगले रोज हम सुई को अपने बॉयफ्रेंड ट्रे के साथ देखते हैं। वो कॉलेज से घर जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोकल गुंडे उन्हें परेशान करने लगते हैं। हालांकि यहाँ ट्रे के अमेरिकन होने की वजह से वो उसे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन सुई के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। मगर इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होते, वहाँ वॉल्ट पहुँच जाता है और रिवॉल्वर के दम पर सुई की जान बचा लेता है। वो सुई को समझाता है कि उसे अमेरिकन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने जैसे साउथ एशियन के साथ रहना चाहिए, वो उन्हीं लोगों के साथ महफूज रहेगी। सुई कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग इमिग्रेंट हैं जो वियतनाम युद्ध में बेघर हो गए थे और साउथ एशियन वाले भी उन्हें कभी अपना नहीं समझेंगे। सुई की इन बातों को सुनकर वॉल्ट को उस पर और उसके परिवार पर दया आने लगती है। कुछ दिनों बाद हम वॉल्ट के बड़े बेटे मिच और उसकी पत्नी कैरन को देखते हैं, जो कि अपने पिता से मिलने के लिए आज आए थे। आज वॉल्ट का जन्मदिन था और वो उसके लिए केक और गिफ्ट लेकर आए थे। पहले तो दोनों खुशी खुशी उसका ये जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और फिर केक काटने के बाद तुरंत ही जहर उगलना शुरू कर देते हैं। दरअसल मिच और उसकी पत्नी चाहती थी कि वॉल्ट कम्युनिटी सेंटर चला जाए, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर वॉल्ट के घर को बेच देंगे। मगर वॉल्ट बेवकूफ नहीं था, वो ये सुनकर उन्हें अपने घर से दफा होने को कहता है। बेटे के जाने के बाद वॉल्ट अंदर ही अंदर काफी दुखी होता है। उसे विश्वास नहीं था कि उसके बेटे इस हद तक गिर जाएंगे। वॉल्ट बाहर बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है। वहीं पड़ोस में वो थाव को एक बूढ़ी महिला की मदद करते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो लड़का दिल का उतना भी बुरा नहीं है। इसी बीच वहाँ सुई आती है और वॉल्ट से कहती है कि मेरे घर पर बारबेक्यू पार्टी चल रही है, कई लोग आए हुए हैं, वहाँ खाने और पीने की पूरी व्यवस्था है, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तब वॉल्ट भी उसके साथ चला जाता है, क्योंकि आज का दिन वो ऐसे अकेला शराब पीकर नहीं बिताना चाहता था। यहाँ वॉल्ट को देखकर सभी हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकन्स की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और ना ही वो उन लोगों से बात करते थे। हालांकि वॉल्ट यहाँ काफी एंजॉय करता है, उसे उन लोगों का खाना तो बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ शराब का शौकीन तो वो आर्मी के दिनों से था। यहाँ सुई वॉल्ट को एक कोरियन पुजारी से मिलवाती है, जो वॉल्ट को देखते ही बता देते हैं कि तुमने पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम अभी तक परेशान हो और इसी कारण से तुम्हारे अंदर तुम्हें शांति नहीं मिल रही। वॉल्ट ये सब सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाता है और सोचते सोचते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो भागते भागते तुरंत बाथरूम में जाता है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, मगर ये बात वो वहाँ किसी से जाहिर नहीं करता और लंच करने के लिए सबके साथ बैठ जाता है। लंच के बाद सुई उसे अपने घर के बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर घर के यंग बच्चों की पार्टी चल रही थी। यहाँ वॉल्ट की मुलाकात योवा नाम की एक लड़की से होती है, जो कहीं न कहीं थाव को पसंद करती है, मगर थाव उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। वॉल्ट को वहाँ रहते ही इस चीज का अंदाजा लग जाता है और वो शांति से बैठे थाव के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम एक कायर हो। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम अपने मन की बात किसी के सामने कह दो। एक लड़की तुमको अपना बनाना चाहती है, तुम्हारे पास आना चाहती है, लेकिन तुम उससे उतना ही दूर भाग रहे हो। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसे ही छुओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुमने अब हल्की सी भी देरी की तो उसके नजदीक सब ऐसे खराब लोग आएंगे जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम उसे अपना बना लो। मेरी बात मानो, उस लड़की के पास जाओ और उसे कंफर्टेबल फील करवाओ। इतना कहने के बाद वॉल्ट वहाँ से चला जाता है। अगले दिन थाओ की माँ और बहन उसे वॉल्ट के घर के बाहर लेकर आते हैं। वो वॉल्ट से कहते हैं कि हमें मालूम पड़ चुका है कि इसने आपके घर में क्या करने की कोशिश की थी। अब इसकी यही सजा है कि इसे आपके घर में 1 हफ्तों के लिए काम करना पड़ेगा। यही कोरियन परंपरा है। वॉल्ट उनसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन थाओ की माँ हरगिज भी इसके लिए राजी नहीं थी।
जिसके बाद मजबूरी में वॉल्ट को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन ही सुबह थाओ वॉल्ट के घर पर काम करने के लिए पहुंच जाता है, जहां वॉल्ट उससे कहता है कि मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। हाँ, सामने एक घर टूटा पड़ा है, तुम उसे फिक्स कर सकते हो। और थाओ उस छोटे से घर को नया करने में लग जाता है। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल जाता है और आखिरी दिन जब थाओ काम खत्म करने के बाद वॉल्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वॉल्ट की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके मुंह से एक बार फिर से खून निकलने लगता है, जिसके चलते आज थाओ को वो काम की छुट्टी बताकर जाने देता है। थाओ के जाने के बाद वॉल्ट अपने डॉक्टर से मिलता है और कुछ जांचों के बाद मालूम पड़ता है कि उसे फेफड़े का कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर वॉल्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने बेटे को ये बताने के लिए फोन करता है, लेकिन बिजी होने की वजह से वो फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए थाओ आता है। वॉल्ट उसे अपने गैराज में लेकर जाता है और दोनों एक मशीन को सही करने लगते हैं। तभी वॉल्ट के गैराज में सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स देखकर थाओ दंग रह जाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भी अगर कलेक्शन करूंगा तो भी इतने इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर वॉल्ट समझ जाता है कि थाओ को इंस्ट्रूमेंट्स की कितनी कदर है। वो उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देता है और कहता है कि तुम इनके सहारे दुनिया की किसी भी मशीन को ठीक कर सकते हो। ये लेकर थाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन इसी बीच वॉल्ट को दोबारा खूनी खांसी आने लगती है। थाओ उसकी बीमारी को भांप लेता है, मगर वॉल्ट भी अपनी बीमारी छुपाने में एक्सपर्ट था। उसने एक अच्छा खासा बहाना बनाकर थाओ का विश्वास जीत लिया था। शाम को सुई अपने भाई के बदलते व्यवहार को देखकर काफी खुश थी और वो वॉल्ट के पास जाकर उनका धन्यवाद करती है कि वो उसके भाई को बदल रहे हैं। वॉल्ट को जब मालूम पड़ता है कि थाओ पढ़ाई लिखाई नहीं करता और स्कूल नहीं जाता, तो वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जिस पर थाओ कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, वैसे भी मैं स्कूल जाकर क्या ही करूंगा। तब वॉल्ट बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो और उस लड़की यौवा के साथ डेट पर जाओ, तभी तुम्हारे अंदर का मर्द बाहर निकलेगा। जिसके बाद वॉल्ट उसे अपने एक बार्बर दोस्त मार्टिन के पास लेकर जाता है, जहां दोनों मिलकर उसे सिखाते हैं कि आखिर एक मर्द को किस तरह से बात करनी चाहिए। फिर वो उसे अपने एक बेहद अजीज और पुराने दोस्त के ऑफिस लेकर जाता है और कंस्ट्रक्शन का काम दिलवा देता है। वो थाओ को कुछ नए टूल्स भी खरीद कर देता है ताकि काम के दौरान उसे कोई परेशानी ना हो। थाओ इन चीजों से काफी खुश होता है। अब तो उसे काम मिल गया और वॉल्ट जैसा एक अच्छा दोस्त भी। थाओ दिल लगाकर अपना काम करने लगता है और रोज साइट पर जाता है। एक रोज जब वो अपने काम से घर लौट रहा था, तभी स्पाइडर की गैंग न केवल उसकी पिटाई करती है बल्कि सिगरेट से उसका चेहरा भी जला देती है। थाओ को देखकर वॉल्ट को यह समझते देर नहीं लगती कि ये काम किसने किया है। वो उससे स्पाइडर का पता पूछता है, लेकिन थाओ कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वॉल्ट खुद उसके घर का पता लगा लेता है और घर में घुसकर एक गैंग मेंबर हैमोंग को बुरी तरह से मारता है। वो उसे वार्निंग भी देता है कि आज के बाद अगर उनमें से कोई भी थाओ या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के इर्द गिर्द भी नजर आया तो वो उसे गोलियों से भून देगा। घर आकर वॉल्ट को मालूम पड़ता है कि थाओ ने यौवा को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहा है, जिसे सुनकर उसे काफी खुशी होती है और थाओ को डेट पर ले जाने के लिए वो अपनी गाड़ी ग्रैंड टोरिनो देने की बात कहता है। शाम को जब वॉल्ट अपने घर पर आराम कर रहा होता है तो उसे थाओ के घर की तरफ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि स्पाइडर और उसकी पूरी गैंग ने थाओ के ऊपर हमला बोल दिया है। ये देखकर वॉल्ट थाओ के घर की तरफ आगे बढ़ता है, जहां सभी लोग सुरक्षित होते हैं, लेकिन सुई कहीं नजर नहीं आ रही होती। लाख ढूंढने के बाद भी सुई उन्हें नहीं मिलती, जिसके थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर दाखिल होता है। उसकी हालत बेहद बदतर थी। उसे उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से न केवल मारा हुआ था बल्कि गैंग के हर सदस्य ने उसके साथ बलात्कार भी किया था। ये सब देखकर वॉल्ट का खून खौल जाता है। वो गुस्से में अपने घर जाता है और सब कुछ तोड़ने लगता है, क्योंकि उसके रहने के बावजूद भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और वॉल्ट उसे नहीं बचा पाया। इसका जिम्मेदार वो खुद को ठहराता है और अपने आप को कोसने लगता है। फिर वो इस प्लानिंग में लग जाता है कि आखिर स्पाइडर की गैंग को कैसे खत्म करेगा। तब तक फादर जेनोविच वहाँ आते हैं और वॉल्ट को बताते हैं कि सुई के परिवार ने पुलिस की मदद लेने से मना कर दिया है और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम उनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाले हो। वैसे उन दरिंदों के साथ यही होना भी चाहिए। और ये कहकर फादर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन थाओ वॉल्ट के पास आकर उनसे कहता है कि मुझे अपनी बहन का बदला लेना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। यहाँ वॉल्ट उसे समझाता है कि ये वक्त गुस्से की आग में भड़कने का नहीं बल्कि शांत रहने का है। मामला अभी गर्म है और अगर कुछ भी किया तो हम लोगों पर शक जाएगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो।
कुछ दिनों बाद हम वॉल्ट को अपना गार्डन साफ करते हुए देखते हैं। फिर वो अपने एक दर्जी दोस्त के पास जाकर एक नया सूट भी सिलवाता है। ये सूट इस बात की निशानी थी कि अब वॉल्ट पीछे नहीं हटने वाला। वो थाओ को अपने घर पर बुलाता है और फिर उसे बेसमेंट में ले जाकर अपने आर्मी के मेडल्स दिखाने लगता है। इसी दौरान मौका देखकर उसे नीचे बंद कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने युद्ध में अपनी आंखों के सामने हजारों लाखों लोगों को मरते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। इसके बाद वो डेजी को लाकर थाओ की दादी वैंग को दे देता है और उन्हें उसका ख्याल रखने को कहता है। फिर वो सुई को फोन करके अपने घर की चाबी का पता बताता है ताकि वो अपने भाई को वहाँ से बाहर निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ फादर जेनोविच पुलिस के साथ स्पाइडर के घर की तरफ पहले ही पहुँच चुके थे, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं अंदाजा था कि वॉल्ट यहाँ जरूर आएगा। मगर कई घंटों तक इंतजार करने के बावजूद भी वॉल्ट नहीं आता, इसलिए पुलिस वहाँ से चली जाती है और फिर रात होती है, जहाँ हम वॉल्ट को स्पाइडर के घर के सामने देखते हैं। उसे देखकर सभी लड़के बाहर निकलकर उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। पड़ोसी भी ये मंजर देखने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके थे, लेकिन वॉल्ट शांति से खड़ा रहता है और अपनी सिगरेट निकालकर मुंह में दबाता है। फिर वो अपनी दूसरी पॉकेट की तरफ हाथ डालता है। सामने खड़े स्पाइडर और उसके लोगों को लगता है कि वो बंदूक निकालने वाला है और वो वॉल्ट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन हकीकत में उसके पास कोई गन नहीं थी। वो तो अपनी जेब से लाइटर निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। थाओ भी अपनी बहन के साथ वहाँ आता है। हमें समझ में आता है कि वॉल्ट ने ये सब कुछ थाओ के परिवार के लिए किया, क्योंकि अगर वो यहाँ बंदूक लेकर आता तो शायद 1 या 2 लोगों को मार पाता। लेकिन उसने खुद का बलिदान देकर शांति का परचम लहराया, जिससे थाओ का परिवार यहाँ खुशी खुशी रहे और उन्हें कोई भी परेशान ना करे। अब स्पाइडर और उसके आदमी सलाखों के पीछे थे। कुछ घंटे बाद हम वॉल्ट का अंतिम संस्कार देखते हैं, जहाँ पर उसका पूरा परिवार आया हुआ था। मगर हैरत की बात ये थी कि अमेरिकन्स के बीच सारे कोरियाई की भरमार थी, जिससे समझ में आ रहा था कि वॉल्ट कितना अच्छा इंसान है। वो सभी उसे श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ से जाने के बाद घर पर वकील वॉल्ट की वसीयत पढ़ता है, जिसमें उसने अपना सारा घर चर्च को दान कर दिया था और अपनी ग्रैंड टोरिनो पोती एशले नहीं बल्कि थाओ के नाम कर दी थी, जिसे सुनकर उसके अपने बच्चे दंग रह जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारी ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।